अच्छा, सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करा था लास्ट टाइम, अब आगे हम कर रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक। सभी को पता है टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। लाइक कोई भी कर्व है जिसका लेट्स से एफ एक्स फंक्शन एक दिया हुआ है, जिसका कर्व हमने बनाया और हमें किसी एक पॉइंट पर लेट्स से x1 कॉमा y1 पॉइंट पर क्या फाइंड करनी है, टेंजेंट फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लेट्स से ये हमारी टेंजेंट होगी जो जस्ट एक पॉइंट पे टच होके चली जाएगी, और नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो ये होगी हमारी टेंजेंट, ये होगी हमारी नॉर्मल, ठीक है। अब हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में एक दूसरे पे कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो क्या होता है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy बाय dx, है ना। और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो क्या होगा, दैट इज गिवन बाय -1/dy बाय dx, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, स्लोप का -1 होता है। तो अगर एक टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx है तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो और नेगेटिव कर दो। फिर आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एट x1 y1। अगर x1 y1 पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इट विल बी क्या होगी, y इक्वल्स टू dy बाय dx x माइनस x1 प्लस y1। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में, कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है ना। तो इक्वेशन सभी को याद है क्या होती थी, m इक्वल्स टू क्या होता था, या y इक्वल्स टू होता था m टाइम्स x माइनस x1 प्लस y1, ठीक है ना। y इक्वल्स टू m x माइनस x1 प्लस y1। m की जगह बस मैंने क्या लिख दिया, dy बाई dx लिख दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, सेम ही है। फिर ऐसी अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व इट विल बी y इक्वल्स टू क्या आएगा, -1 ओवर dy बाई dx टाइम्स x माइनस x1 प्लस y1। क्लियर है सभी को बेटा? यस सर। ठीक है। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। अब कुछ बातें जो है आपको याद रखनी है, जो बेसिक्स है, जैसे आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना। स्लोप ऑफ लाइन लेट से लिखा हुआ है 3x प्लस वाई, या 3x प्लस 2y ले लेते हैं, -5 इक्वल टू 0। तो चलो बताओ इसका स्लोप कितना है, 3x प्लस 2y -5 इक्वल टू 0, इसका स्लोप कितना होगा, -3/2। -3/2। सभी एग्री करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि हम कैसे लिखते हैं स्लोप, बेसिकली जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर कर लो किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जो m होगा आपका वही क्या होगा, स्लोप। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके जो भी x का कोएफिशिएंट है दैट इज माय स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं स्लोप ऑफ x एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस का हम स्लोप बता रहे हैं या उसके साथ जो पैरेलल है, क्योंकि उनका भी सेम होगा, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा भाई, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मतलब x एक्सिस होगा या उसके साथ पैरेलल होगा, तो उसका स्लोप ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं बोल देता हूं स्लोप ऑफ y एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसका क्या होगा, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है। और नॉट डिफाइंड का अगर उल्टा कर दोगे, नोट क्या नोट, कि 1 अपॉन नॉट डिफाइंड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है, क्लियर। तो कभी कभी आप जब कहोगे कि स्लोप y एक्सिस का, कोई एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जब स्लोप लोगे तो नॉट डिफाइंड लोगे, लेकिन जब इक्वेशन अगर लिखने की बारी आएगी और उसमें कहीं पर न्यूमरेटर में नॉट डिफाइंड आ जाता है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेकर 0 कर दोगे, ठीक है, एक साइड पर। मान लो कुछ ऐसा आ जाता है, इक्वेशन आती है लेट्स से, एग्जांपल ऐसा आ जाता है x माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू आ गया नॉट डिफाइंड। अब सॉल्व कैसे करें इसे, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड के साथ ऐसे डील करना, ये ध्यान रखना, ओके। अच्छा, फिर मैंने अगर बोला स्लोप ऑफ अ लाइन equally inclined
टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप कितना होगा, ये बताना है। बताओ भी। स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब मैं बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ यानी एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है तो उसकी स्लोप क्या क्या हो सकता है। तो एक तो लाइन ऐसी हो सकती है, 1 sir, 1 and -1. हाँ वेरी गुड, तो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। सो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा इसमें यहां पर भी थीटा होगा ये, और ये भी थीटा होगा। सो अब हमें पता है कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसका मतलब सारे 45 होंगे, राइट। Yes, sir. अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों मतलब ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो लाइन ऐसी होगी या दूसरी वाली होगी लाइन। तो अब इन दोनों पॉसिबिलिटी में से लाइक दोनों का स्लोप बता दो कितना कितना है। जो पहली वाली लाइन है ये, इसका स्लोप तो 1 है क्योंकि ये वाला एंगल मेजर करके देखेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, तो कितना एंगल आएगा 45। लेकिन जो दूसरी लाइन है उसका एंगल कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 है ना, क्योंकि 90 तो हो गया एक्स और वाई वाला और प्लस 45 अलग से, तो कितना हो गया 135। तो स्लोप आपका क्या हो सकता है 1045 हो सकता है और 135 हो सकता है। तो इस केस में या तो स्लोप 1 आ जाएगा या फिर -1। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, फिर ऐसे ही एक और आ जाता है, ऐसे बोल देता है कभी कभी स्लोप ऑफ लाइन कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। अब क्या होगा स्लोप, अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है अब क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी। अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होती थी लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। और आप क्या कह रहे हो कि सिंस आपका ए और बी दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि इंटरसेप्ट आप कह रहे हो इक्वल है, तो क्या आएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, बी की जगह ए लिख देते हैं इक्वल टू 1, तो सॉल्व करके आएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए, और इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए। तो यहां से देखकर पता लग रहा है कि m कितना है इसका, -1 कितना है, -1. क्लियर है। लेकिन अच्छा देखो, एक तो ऐसे लिखा होता है स्लोप ऑफ लाइन कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, एक लिखा होता है स्लोप ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे लिखा होगा। इक्वल लेंथ क्या होगा, अब दोनों में फर्क देखो, पहले वाले में बोला था जो इंटरसेप्ट है वही इक्वल है, लेकिन इस बार उसने इंटरसेप्ट इक्वल नहीं, उसने बोला कि इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। मतलब जो ए और बी है उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब लेंथ का मतलब ये हो गया ना एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे इंटरसेप्ट निकालते हैं, जैसे ये देखो, अगर मैं कहूं कि ये इस वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बताओ कितना है, लेट्स से ये है -2 और ये है 3, तो आप क्या बोलोगे इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ, -2 बोलोगे आप, 2 नहीं बोलोगे, -2 बोलोगे, और इस वाले में बोलोगे बी कितना है 3। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इक्वल लेंथ, या चलो इसको 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, तो बी 2 है, तो मैं कहूंगा इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि एक -2 और एक 2 है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इक्वल लेंथ के, तब तो इक्वल हो जाएंगे नहीं इक्वल लेंथ वाले, है ना। Yes, sir. यहां पर दोनों जो लेंथ है y एक्सिस का इंटरसेप्ट की लेंथ और x एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ तो इक्वल होगी ना, तो उस केस में फिर दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है। उस केस में क्या होगा, आपका स्लोप 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। क्या आएगा 1 और -1, क्योंकि पेपर में कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखो बेटा कि अगर बोलता है इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो -1 होगा, लेकिन अगर बोल रहा है इक्वल इंटरसेप्ट नहीं, बोला कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, तब क्या लोगे 1 भी ले सकते हो, क्लियर है। Yes, sir. तो दोनों पॉसिबिलिटी होंगी इस केस में। टेंजेंट की इक्वेशन बता दी मैंने, नॉर्मल की इक्वेशन बता दी, बाकी तुम्हें एंगल बिटवीन टू लाइंस याद है क्या होता था, एंगल बिटवीन टू लाइंस जिनके स्लोप m1 m2 है विद m1 m2 स्लोप्स, क्या होता था tan थीटा इक्वल्स टू होता था मॉड m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अच्छा, ये मॉड में इसलिए रख दिया, ये जो हम एंगल निकाल रहे हैं कौन सा निकाल रहे हैं, एक्यूट निकाल रहे हैं, क्योंकि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में एक नहीं दो एंगल होते हैं। एक तो यहाँ होता है ये वाला, लेट्स से थीटा एक्यूट है,
तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टीज हो जाएगा, राइट? क्लियर है? तो यहां पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है tan थीटा मॉड के अंदर, तो हम वो कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, एक्यूट वाला निकाल रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. मतलब जनरली जैसे अगर मैं कहता हूं दो लाइनों के बीच में 20 डिग्री एंगल है, तो मैं कहूंगा 160 भी है, मतलब एक साइड से देखेंगे तो 20 है, दूसरी साइड से 160 भी ठीक है। तो हम एक्यूट वाला बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? वैसे दोनों एंगल होंगे, ठीक है? और एक होता था किसी भी पॉइंट से ये छोटे छोटे बेसिक ताकि आपको ये याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो 11th के जितने भी बेसिक थे स्ट्रेट लाइन के, वो याद होने चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, किसी पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है किसी को, क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ ax1 पॉइंट plus ऑन द लाइन। bx2 plus c upon under root a square plus b square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था लाइन की इक्वेशन। मतलब ऊपर लिख दो बस, x और y को रिप्लेस कर दो x1 y1 से, और डिवाइड में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज याद रखना, ये जो कांस्टेंट है c, ये लेफ्ट साइड वाला होना चाहिए, ठीक है? अगर ये c राइट साइड पे लिखा होता तो लेफ्ट साइड पे लाके फिर ऊपर माइनस आ जाता। क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट या पॉइंट्स lies on the tangent to the curve, और कर्व दी हुई है क्या, x की पावर 4 e टू पावर y और प्लस 2 टाइम्स रूट y प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ये हमें कर्व दी हुई है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट, जो ऑप्शन होंगे उनमें से कौन से पॉइंट इस कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट कहां पर, टेंजेंट एट पॉइंट 1,0 पे, तो कौन सा पॉइंट उस टेंजेंट पे लाई करेगा आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। कौन कौन से हैं, 2,2, एक है 2,6, सी है -2,6 एंड डी है -2,4। इन चारों में से बताना है कौन सा पॉइंट उस टेंजेंट पे लाई करेगा जो टेंजेंट इस कर्व पर 1,0 पे बनाई गई है, ठीक है? तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंट की अगर इक्वेशन आ जाएगी तो मैं इन चारों पॉइंटों को सेटिस्फाई करा के देख सकता हूं कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो कोई एक पॉइंट क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है? तो टेंजेंट का सबसे पहले इक्वेशन निकालने के लिए पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मतलब dy by dx। तो जल्दी से dy by dx करो, बताओ क्या आएगा। प्रोडक्ट रूल लगा दिया पहले में, x की और 4 बाहर, e की पावर y का e की और y, साथ में क्या आएगा, dy by dx। अच्छा, dy by dx की जगह शॉर्ट में ऐसे लिख लिया करो y डैश, ज्यादा लाइक कन्वीनियंट होता है। y डैश लिख लिया, प्लस e की पावर y बाहर रखा, x के और 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, प्लस 2 टाइम्स रूट y प्लस 1 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट y प्लस 1, और y प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो y डैश आएगा इक्वल टू कांस्टेंट का 0। अब यहाँ पर y डैश कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ। y डैश कॉमन लेकर क्या आएगा, y डैश की वैल्यू माइनस का e की पावर y 4 टाइम्स x क्यूब, होल डिवाइड में क्या आएगा, होल डिवाइड में आएगा x की पावर 4 e की पावर y, और प्लस का 2 टाइम्स 2 तो कट जाएगा, ये तो 2 काट दो, तो क्या बचेगा 1/√y+1। ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, ये आ गया। मैंने कॉमन लेकर एक को जो e की और y 4x क्यूब था उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पर माइनस हो गया, और जो y डैश के साथ कॉमन आएगा ब्रैकेट में वो डिवाइड में लिख दिया। बस इसको इतना ही लिखते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ कटेगा भी नहीं शायद, छोड़ दो इसे ऐसे ही। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको पॉइंट दिया होता है, किस पॉइंट पर, 1,0 पॉइंट पे निकालना है। तो y डैश की वैल्यू एट 1,0, इस पॉइंट पे हम x और y की वैल्यू 1 और 0 पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा सॉल्व करके बताओ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट करके जल्दी से बताओ y डैश कितना आएगा। बताओ भाई, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है, माइनस e की और 0 1 होता है, 4 टाइम्स 1 डिवाइड में आएगा 1, e की और 0 भी 1 होता है, प्लस 1/√1 1 ही रहेगा। नहीं यार 0 तो नहीं आ रहा, -4 डिवाइड बाई 2 -2 आ रहा है भाई,
और किसी का है -2? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -2 आएगा, ध्यान से करो कैलकुलेशन, अगर यही गड़बड़ कर दोगे तो कैसे करोगे सही। -2 आ गया, ठीक है। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आ गया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 0। अच्छा, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये x1 y1 है, तो इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी? y इक्वल्स टू स्लोप कितना है? -2, x माइनस x1 1 है और प्लस y1 जो कि 0 है, तो y इक्वल टू आ गया -2x + 2। बस इस इक्वेशन में देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जल्दी से बता दो। 2 2, अगर मैं 2 और 2 पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट 2 6 माइनस, जल्दी से बताओ कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? हमारी इक्वेशन आई है, यहाँ पे देख लो, y इक्वल टू है -2x + 2। बताओ कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? 2 2 तो नहीं करेगा, क्योंकि x के लिए 2 डालोगे तो राइट साइड पे -2 आएगा और वो 2 के इक्वल नहीं होगा। C पॉइंट कर रहा है, अगर x के लिए -2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 होता है। वेरी गुड, ठीक है भाई, आए सभी को समझ में? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हमारा sir. JEE 2020 वाली शिफ्ट में आया हुआ था, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें क्या करना था, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा पॉइंट पर, और उसके बाद इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन में जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा ऑप्शन होगा। कोई डाउट किसी को बेटा इसमें? क्लियर है सभी को? Yes, sir. फिर नेक्स्ट है, लेट्स से, अच्छा ये तो पता है ना, पैरेलल के स्लोप्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट -1 होता है ना स्लोप का, ये तो पता है। Yes. Yes, sir. और जो मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन बताई कि इक्वली इंक्लाइंड है, इंटरसेप्ट इक्वल है या इंटरसेप्ट की लेंथ इक्वल है, तो उस केस में स्लोप क्या लेंगे वो याद रखना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, इफ द लाइंस, दो लाइन दी हुई, x + y = a और x - y = b टच द कर्व y इक्वल्स टू, अच्छा जब इसने बोला टच कर रही है दोनों लाइंस, उसका मतलब ये दोनों टेंजेंट है बेसिकली, है ना। मतलब उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि ये लाइंस टेंजेंट है, ऐसे बोल दिया कि ये जो दो लाइन है इस कर्व को टच कर रही है, तो टच करने का मतलब क्या है? बेसिकली टेंजेंट ही होगी, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रही है, इस कर्व को टच कर रही है। ये हमारा क्या बनेगा? एक पैराबोला होगा एट द पॉइंट, पैराबोला बनाने की जरूरत नहीं, बस ये तो समझना है, एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व इंटरसेक्ट where the curve intersects the x axis। कह रहा है जहां पर कर्व x एक्सिस को, ये वाली जो कर्व है पैराबोला, ये जहां जहां पर x एक्सिस को टच कर रहा होगा, मतलब क्रॉस कर रहा होगा, उन दोनों पॉइंटों पे क्या बनाएगी? टेंजेंट बनाएगी, और वो टेंजेंट ये दोनों x + y = a और x - y = b। हमें क्या निकालना है? देन आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यू, और उसके बाद a/b बताना है कितना होगा। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नहीं है, ये न्यूमेरिकल टाइप ले लेते हैं, वैल्यू निकालनी है इसकी a/b की, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात निकालनी पड़ेगी कि ये जो कर्व है ये कहां पर x एक्सिस को क्रॉस करेगी, है ना। तो कैसे निकालें भाई? एट x एक्सिस क्या करते हैं? y को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो y को 0 रख के क्या आ जाएगा? x² - 3x + 2 = 0। तो बताओ x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? अगर आपका X equals to 1 and x equal to 2. जब आपको बोला गया कि वो x एक्सिस को क्रॉस कर रही है जहां पर कर्व, तो x एक्सिस को जब क्रॉस करेगी तो y ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, और y 0 पुट करके मैंने जब सॉल्व किया तो x के वैल्यू 1 और 2, दो पॉइंट आ गए, मतलब एक तो 1 0 होगा एक पॉइंट, और एक होगा 2 0। तो इन दोनों पॉइंटों पे क्या बनेगी? ये फिर टेंजेंट बनाई इसने, तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएंगी फिर, और इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे तो ये जो a और b हैं ये दोनों पता लग जाएंगे। मतलब ये बेसिकली दो टेंजेंट है, कौन कौन से पॉइंटों पर? एक a पर है और एक b पर है, लेकिन अब ये नहीं पता कि a वाली कौन सी b वाली कौन सी है, तो हम दोनों a पॉइंट पे भी और b पॉइंट पे दोनों पे क्या निकाल लेते हैं? टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालो, y दिया हुआ था कितना, y' बताओ कितना आएगा? y' करेंगे तो क्या आएगा? 2x - 3 आएगा। अब दोनों पॉइंटों पे निकाल लेते हैं, तो y' एट a पॉइंट निकालोगे तो कितना आएगा? x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 - 3 -1 आएगा, और अगर y' एट b निकालोगे तो कितना आएगा? b पॉइंट में x की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 हो गया आपका 4, 4 - 3 1, तो दो स्लोप आ गए, एक 1 आ गया और एक -1। अब ऊपर वाली लाइनों को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सी लाइन किसकी है?
ए पॉइंट वाली कौन सी लाइन है, पहले वाली या दूसरी वाली? बताओ भाई, ए पॉइंट पे कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू ए वाली है या x माइनस वाई इक्वल टू बी वाली है? बताओ भाई। अरे भाई दोनों के स्लोप देख लो ना यार, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। x प्लस वाई इक्वल टू ए है और ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू बी। तो यहां से y की वैल्यू आएगी आपकी x माइनस बी और यहां से y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस ए। साफ दिख रहा है इसमें स्लोप आपका माइनस वन है और इसमें स्लोप वन है, तो देख कर ही पता लग गया। तो ए पॉइंट वाली कौन सी है, ए पॉइंट वाली कौन सी है, ये वाली है, और ये है एट बी वाली है ना। तो ए और बी तो मुझे पता ही है, जब ए और बी पता है, ए पॉइंट कितना था, ए पॉइंट था 1,0 और बी पॉइंट था कितना 2,0। तो बेसिकली सेटिस्फाई कराना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू तो 1 होगी भाई, और बी की वैल्यू 2 माइनस 0 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू 2 होगी। और आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था ए अपॉन बी या बी अपॉन ए अपॉन बी निकालना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. आंसर आ गया 0.5, क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. अगर मैं प्रॉपर पूरी इक्वेशन भी निकाल लेता तो भी ठीक है, तब भी पता लग जाता, लेकिन वो स्लोप से ही पता लग गया कि आइडिया लग गया कि ए वाली कौन सी इक्वेशन है और बी वाली कौन सी। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से दिया हुआ है कि इफ हमें y की वैल्यू दे दी उन्होंने, इफ y इक्वल्स टू कुछ ऐसा दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है k इक्वल टू 1 से 6 k टाइम्स cos इनवर्स 3/5 cos kx माइनस 4/5 sin x, sin kx दे दिया अभी, sin kx। और देन पूछा है हमारे से, देन dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 बताना है कितना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है एट x इक्वल टू 0 कितना होगा, अगर जो कर्व दी हुई है y इक्वल्स टू वो ऐसी दी हुई है। मतलब इस बार उसने समेशन की फॉर्म में और थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है y उसको पहले सिंप्लीफाई करोगे डेरिवेटिव करने से पहले। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? ये वाली फॉर्म देखकर, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई, ये मैंने शायद बताया था, आपको याद हो तो, एक बहुत टिपिकल टाइप था, बताया था मैंने, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कुछ ऐसा होता है। तो क्या करते हैं, याद आ रहा है किसी को? इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते थे ना, याद है? कॉस या साइन सिंगल एंगल की फॉर्म में चेंज कर देते थे, या तो ये या ऐसा। कैसे करते थे? ये जो 3/5 है और ये जो 4/5 है, दोनों को ऑब्जर्व करो। 3/5 अगर मैं किसी कॉस को या साइन को, किसी को भी एक को लेट कर लेता हूँ, लेट कर लिया, 3/5 इक्वल टू कितना मान लूँ बताओ? कॉस थीटा मानो साइन थीटा मानो, कुछ भी ले लो। लेट से मैं मान लेता हूँ 3/5 कॉस थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, कॉस थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू यही आएगी, दिख रही है, 4/5 ही आएगी। अगर कॉस की वैल्यू आप 3/5 मानोगे तो साइन की वैल्यू 4/5 ही आएगी ना। Yes, sir. अच्छा, हमेशा जब भी वो क्वेश्चन ऐसा देगा ना, तो वो जांच में ऐसा ही देगा कि साइन 4/5 ही आ जाए, नहीं तो फिर तो एंगल अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि अगर 3/5 cos थीटा आपने माना और 4/5 की जगह उसके साथ दूसरी वाली जो टर्म है, वो अगर 4/5 की जगह उसने कुछ और लिख दिया होता, 5/7 लिख दिया होता, तो फिर तो साइन थीटा नहीं बनेगा, फिर वो मतलब फॉर्मूला नहीं बनता। तो वो क्या करेगा, जानबूझ में ना इस तरह से ही देगा कि आप एक को कॉस मानोगे तो दूसरा साइन आ जाएगा अपने आप। तो फिर यानी ये जो फॉर्म लिखी हुई है, इसको मुझे क्या करना है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मतलब कई बार कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा ऐसा कि आप एक को मानोगे तो दूसरा जो होगा, एक अगर cos थीटा तो दूसरा अपने आप ही sin थीटा आ जाएगा मैनिपुलेट करके, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, k इक्वल टू 1 से 6 k टाइम्स cos इनवर्स। तो मैंने 3/5 को माना है cos थीटा और साथ में cos kx चल रहा है, और माइनस का इसको माना है sin थीटा और ये साथ में चल रहा है sin kx। तो ये देखकर समझ में आ रहा है किसका फॉर्मूला बन गया, बताओ किसका फॉर्मूला बन गया भाई? cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है? cos of a plus b।
कॉस ऑफ ए प्लस बी बन गया। कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कॉस ए प्लस बी, ऐसे लिख दूं? ठीक है, ये ठीक है। Yes, sir. अच्छा, कॉस इनवर्स है और कॉस लिखा हुआ है, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ के टाइम्स के एक्स प्लस थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं। ये ठीक है भाई? Yes, कॉस sir. इनवर्स कॉस हट गया, ठीक है, ये आ गया। अब सिंपल हो गया, अब जो इनवर्स था ट्रिग्नोमेट्री थे वो गायब हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? के वन से लेकर से क्या आएगा? के स्क्वायर एक्स प्लस के थीटा, है ना, ये आएगा। अच्छा, अब डेरिवेटिव कर देता हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो क्या होगा? बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स बताओ क्या आएगा भाई? समेशन के 1 से लेकर 6 तक, अंदर वाले फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर सकते हैं समेशन को बाहर रखकर, तो क्या आएगा? के स्क्वायर एक्स का 1, और ये के थीटा का क्या होगा डेरिवेटिव बताओ? के थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बोलो भाई। 0। वेरी गुड, क्योंकि भाई कांस्टेंट है। तो अब आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 से लेकर 6 तक के स्क्वायर करना है, तो ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता था, याद है? एन टाइम्स एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, याद है? Yes, sir. तो या तो आप स्क्वायर कर करके ऐड कर लो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लेकिन जब फॉर्मूला पता है तो मैं ये यूज कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डी वाई बाई डी एक्स आ गया, के टाइम्स क्या आएगा? के टाइम्स के प्लस 1 2k प्लस 1 और डिवाइड बाय 6, यही होगा ना? और यहाँ पर Yes. के की वैल्यू, यहाँ पर के की वैल्यू कितनी पुट करनी है, या एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है? एन लिख दो, चलो। एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 6 पुट करनी है, तो क्या आएगा? 6 7 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 6, 6 से 6 उड़ गया, क्या हो जाए? 91। क्लियर है? Yes, sir. सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे अपने आप करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स से लेट नॉर्मल at a point, let normal at a point P on the curve, curve दी हुई है y square minus 3x square plus y plus 10 equal to 0, और intersect y axis at, बता रहा है कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? 0,3/2 पर, and if m is the slope of tangent at p point, then आपको बताना है m का मॉड क्या होगा। एक नॉर्मल बनाई गई है p पॉइंट पर ऑन द कर्व, और वो जो नॉर्मल बनाई है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है कहां पर? 0,3/2 पर। तो एक बात पहले समझो, ये जो 0,3/2 पॉइंट है, ये कर्व के ऊपर हो या ना हो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उस नॉर्मल के ऊपर है। तो मतलब ये गिवन नहीं कि ये जो पॉइंट है ये वाला 0,3/2 ये उस कर्व के ऊपर भी होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे है बेसिकली, ये कर्व है, ये p पॉइंट है, इस p पॉइंट पे हमने क्या बनाया? एक टेंजेंट बनाई, ये नॉर्मल बनाई, और ये जो नॉर्मल है ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही है 0,3/2, जब y एक्सिस को कट करती है। तो ये मान लिया y एक्सिस है ऐसा, ठीक है? इस तरह से दिया हुआ है, और हमें बताना है कि उस नॉर्मल उसमें टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो फिर m का मॉड कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करें? डेरिवेटिव करो आंख बंद करके पहले, तो y डैश कितना आएगा? 2y डैश माइनस का 6x प्लस y डैश इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू आ गई भाई, कॉमन लिया 2y माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 6x, तो y डैश की वैल्यू आ गई हमारी 6x डिवाइड बाई 2y प्लस 1, ठीक है? ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा भाई? माइनस टाइम्स हो जाएगा क्या? 2y प्लस 1 ऊपर और 6x नीचे, यहां तक ठीक है? ये ठीक है भाई? यस सर। Yes, sir. अब क्या करें? अब हमें वो पॉइंट, ये वाला p पॉइंट तो अभी तक पता ही नहीं है कि कौन सा पॉइंट है, तो मैं पुट ही नहीं कर सकता x और y की वैल्यू। तो एक काम करते हैं,
ये वाला पी पॉइंट हम कुछ मान लेते हैं भाई, क्या मान लें बताओ? इस पी पॉइंट को ए कॉमा बी मान लो, ठीक है? Yes, sir. तो इस ये नॉर्मल का स्लोप जो होगा, नॉर्मल स्लोप इस पॉइंट पर एट पी पॉइंट ए कॉमा बी कैसा होगा? ऐसा होगा -2b+1 डिवाइड बाई 6a, ये आ गया, ठीक है, छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब क्या करें? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, क्या होगी भाई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखी जाएगी? y इक्वल्स टू नॉर्मल का स्लोप उस पॉइंट पर 2b+1 डिवाइड बाई 6a, मल्टीप्लाई में क्या होता था? x माइनस x1, x माइनस x1 कितना लिख दूं? x1 कितना है हमारा? बताओ भाई, x1 कितना है? यही तो x1 y1 है, a है हमारा, a नहीं 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 देखो, अब यही तो गड़बड़ कर रहे हो तुम। ये जो पॉइंट है 0,3/2 ये कर्व के ऊपर नहीं है, हम जो x1 y1 लेते हैं वो कर्व वाला पॉइंट होता है, तो ये p पॉइंट होगा x1 y1, समझ रहे हैं? ओके सर। ये काफी बच्चे रॉन्ग करते हैं, फिर सुन लो, देखो ये जो फॉर्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे? y इक्वल्स टू -1/dy/dx x माइनस x1 और प्लस y1, ये जो x1 y1 होते हैं ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट पॉइंट x1 y1। अब वो जो x1 y1 है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला x1 y1 है, ठीक है ना? तो अगर आपने 0.3/2 ले लिया तो रॉन्ग हो गया x1 y1 की वैल्यू, क्योंकि जो 0.3/2 है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमने लिया वो तो p पॉइंट पे लिया जो कि a b है, ठीक है? हाँ, अब वो जो 0.3/2 है उसका यूज कैसे होगा? अब देखो वो यूज कैसे होगा। अब हमारी ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गई है? नॉर्मल आ गई है। अब लेकिन हमें ये बात पता है कि ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने लिखी है ये कहां से पास हो रही है? इट पासेस थ्रू, अब ये पास हो रही है उस पॉइंट से जो तुमने बोला 0,3/2, तो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उसको सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब बेसिकली x की जगह क्या रखना है? 0, और y की जगह क्या रखना है? 3/2 रख दें। तो 3/2 इक्वल्स टू -2b+1 होल डिवाइड बाई 6a, और यहाँ पे आ जाएगा 0 - a प्लस b। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से हमारी देखो क्या इक्वेशन बनती है, करो सॉल्व, थोड़ा सा क्या आएगा? ये कट गया 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा ये कटेगा तो है ना भाई, प्लस बी भी तो लिखा हुआ है, प्लस बी भी लिखा हुआ है भाई, ऐसे नहीं कट सकता, ध्यान से ये चीजें, ठीक है? तो करो, कैसे करें? एलसीएम ले, या बी को इधर ले आओ ना, 3/2 माइनस बी इज इक्वल टू क्या बचेगा? -2b+1 डिवाइड बाई 6a, और यहाँ पे -a, तो ये दोनों तो काट दो, a और a कट के, ठीक है? तो क्या बचा? माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? ये आ गया हमारा 2b+1, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2b+1 इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2 माइनस बी को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया? ये आएगा 9 माइनस 6b इज इक्वल टू 2b+1, तो b की तो वैल्यू निकल गई यहाँ से, 8b इक्वल टू 8 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब b 1 है तो a कहां से निकलेगा बताओ? a कहां से निकले? ए कहां से निकाले भाई? ये जो कर्व आपने ली थी इस कर्व के ऊपर ही तो पॉइंट है वो जो लिया तुमने, क्या? a, b है ना? ये जो कर्व थी हमारी इसी के ऊपर तो है पॉइंट, वो a, b जो पॉइंट है वो इसी कर्व के ऊपर तो है, तो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y की जगह आप b लिख सकते हो, x की जगह a लिख सकते हो, y की जगह b लिख सकते हो, 10 की जगह 10 इक्वल टू 0, और b की वैल्यू ऑलरेडी अगर आ गई है 1 - 3a² + 1 + 10 इक्वल टू 0, तो 3a² आ गया हमारा कितना? 12 आ गया, तो a² आ गया 4, और भाई a की वैल्यू क्या होगी? +-2, तो यानी जो पॉइंट था p वो दो पॉइंट आ गए, क्या? +-2, 1। क्लियर है सभी को? Yes, sir. पर अभी स्लोप थोड़ा ना निकला है, तो स्लोप कितना था? स्लोप किसका पूछा था? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला था उसने, है ना? नॉर्मल नहीं बोला था, क्या बोला था? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला था उसने। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? जो ये नॉर्मल का स्लोप तुमने, अच्छा ये निकाला तो हमने टेंजेंट का स्लोप, ये रहा वाई डैश तो निकाला ही हुआ था, 6x/2y+1, 6x/2y+1, इसमें x और y की वैल्यू, मतलब जो a और b पॉइंट है, ये a और ये b, पुट कर दो, कितना आया? तो a की वैल्यू आई आपकी +-2, तो ऊपर तो हो जाएगा +-12, और नीचे कितना हो जाएगा डिवाइड में? 3.
1 2 3 3 बिल्कुल ठीक है। तो क्या आ गया भाई, +-4 आ गया। लेकिन m का आंसर अगर +-4 है, लेकिन उसने हमारे से पूछा है सिर्फ मॉडल Mod निकालना है, तो कितना आ गया? 4. आया सभी को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी अगर पॉइंट नहीं समझ में आया कि सर ने 0,3/2 क्यों नहीं लिया, जो x1 y1 है, ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. मतलब इसमें दो बातें हैं। मतलब अगर जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं टेंजेंट या नॉर्मल, पहले एक बात समझो, जो x1 y1 होता है वो टेंजेंट और नॉर्मल का जो पॉइंट होता है वो कर्व के ऊपर भी होता है। मतलब वो कॉमन पॉइंट होता है जहां पर लाइक टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर बोल दिया कि वो जो नॉर्मल है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या उस नॉर्मल के ऊपर ये पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है वो जरूरी नहीं कि कर्व पे ऊपर भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक पॉइंट जब नहीं पता था उसको a, b मान लिया। a, b लेकर हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला a और b की टर्म्स में, फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकाली। नॉर्मल की इक्वेशन में जो स्लोप है वहां पर मैंने a और b की फॉर्म में लिख दिया। अब जो x1 y1 है उसकी जगह a और b लिख दिया। लेकिन अब उसने बोला था ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है ये पास हो रही है इस पॉइंट से 0,3/2 से, तो यानी कि सेटिस्फाई करेगी। तो मैं x और y को अब रिप्लेस करके 0 और 3/2 लिख सकता हूं। उससे सॉल्व करके b की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये भी आपकी a और b की फॉर्म में आ जाए। मतलब यहां से तो चलो b आ गया, सॉल्व हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि b आता ही नहीं, a और b की फॉर्म में इक्वेशन बन जाती। तो फिर अगर a और b की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। वो कहां से बनेगी, यहां से बन जाएगी। आए समझ में? जैसे यहां से ये बना दी ना मैंने, ये क्लियर है? तो अगर दो इक्वेशन आ गई आपकी ए और बी की फॉर्म में, तो ए और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो इधर उधर मैनिपुलेशन करके। लेकिन हमारा क्या हुआ, लकीली बी की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई और ए की वैल्यू यहां से आ गई। फिर उसने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि मॉड बताओ, क्योंकि एम के दो आंसर आ रहे हैं, एम की वैल्यू 4 भी आ रही है, -4 भी, और आंसर एक ही लिखना था, तो फिर उसने मॉड पूछ लिया ऐसे करके। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट बेटा? क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम टेंजेंट नॉर्मल यही है तुम्हारा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ लेट्स से y इक्वल टू x e की पावर x स्क्वायर, y टाइम्स मल्टीप्लाई में e की पावर x स्क्वायर। तो हमें बताना है टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व पास थ्रू एक a पॉइंट है 1, e ऑल्सो पासिस थ्रू, पॉइंट बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन दिए हैं 2, 3e, बी ऑप्शन दिया हुआ है 4/3, 2e, सी है 5/3, 2e, और डी ऑप्शन है 3, 6e। हमें बताना है कि अगर इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किस पॉइंट पर। नहीं, इसने बोला बस टेंजेंट टू द कर्व ये पासिस थ्रू द पॉइंट, ये ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। इसका मतलब फिर इसने वही जो पॉइंट, जो जिस कर्व के ऊपर जो पॉइंट था a, भी वो बताया नहीं है। पर एक बार चेक करना क्या ये वाला पॉइंट कर्व के ऊपर है या नहीं, पहले चेक कर लो। हो सकता है यही वाला पॉइंट कर्व के ऊपर ही हो। उसने ऐसे वैसे डायरेक्टली तो बोला नहीं, उसने कहा है कि इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए जो इस पॉइंट से पास होती है, ए पॉइंट से 1, से, और वो कह रहा है जो टेंजेंट होगी वो एक और पॉइंट से पास हो रही होगी। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास होगी, लेकिन इन चारों में से बताना किस पॉइंट से पास होगी। तो क्या ये जो 1, पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर है, चेक करके बताओ। यस अगर सर। एक्स की, हाँ है भाई। तो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था हो भी सकता है और नहीं भी। तो लेकिन लकीली अब यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट इसी कर्व के ऊपर ही है। दिख रहा है भाई सभी को? ठीक है भाई, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 इंटू ई की पावर 1 e आ जाएगा। तो 1, e यानी कि कर्व के ऊपर ही है। ए जो पॉइंट है 1, e लाइज ऑन कर्व, ये कर्व के ऊपर ही है। तो टेंजेंट भी अगर इसी पॉइंट से पास हो रही है और कर्व के ऊपर भी ये पॉइंट है, तो इसका मतलब ये एक ही मीनिंग निकलता है क्या, कि जो कर्व है और जो पॉइंट है ये 1, इसी पे टेंजेंट बनाएगी, है ना? ये मतलब है ना इसका। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अब निकाल दो इक्वेशन। कैसे निकालोगे, y डैश निकालो पहले। क्या आएगा, x बार e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, e के और x को तो e के और x ही रहता है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, है ना, प्लस e की पावर x स्क्वायर एज इट इज और x का 1। और अगर तुम्हें कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, e के और x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट।
ये हमारा आ गया y डैश। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. और y डैश की वैल्यू एट 1 कॉमा ई भी निकाल दो, क्या आएगी? जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना आ गया? e की पावर क्या? 1, और ये हो जाएगा 2 + 1, कितना आ गया? 3e, राइट? ये हमारा क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया एट दिस पॉइंट। ठीक है, फिर क्या करना है? इक्वेशन भी निकाल दो। क्या होगी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सर सी 1 कॉमा, आंसर। क्या बेटा सी आर है? अच्छा चेक कर Yes, लेते हैं, sir. पता नहीं मुझे भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई y इक्वल्स टू स्लोप आया 3e। नो सर सी नहीं, जिसमें 4/3 और 2e है वो वाला। अच्छा 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 अच्छा, यार है 4/3 कॉमा 2e, यार है। यस सर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या होता था? स्लोप 3e x माइनस x1 और प्लस y1। तो मेरा आ रहा है y इक्वल टू 3ex माइनस का 3e प्लस e, तो हो जाएगा माइनस का 2e, ये आ रहा है। और आप कह रहे हो आपका आंसर आ रहा है 4/3 कॉमा 2e। तो देख लो ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, हाँ यही आएगा भाई, क्योंकि 3 टाइम्स 3e टाइम्स 4/3 करोगे तो कितना आएगा? 3 3 कट जाएगा, 4e माइनस 2e, 2e हो गया, और y की वैल्यू 2e। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें ऐसा हो गया कि ये वाला जो पॉइंट था ना, जो बोला कि टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, लकीली ऐसा हो गया कि ये पॉइंट हमारा कर्व के ऊपर ही था, तो डायरेक्टली हो गया। और पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं कर रहा होगा सेटिस्फाई, तो इसलिए उसको ऐसे करना पड़ा। क्लियर है कि जो 0,3/2 है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो जब पॉइंट नहीं हो, मतलब गिवन नहीं हो, तो फिर a कॉमा b लेट करके, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन करा वैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम मिनिमम, अच्छा दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल मैक्सिमम मिनिमम, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। तो जब हम बोलते हैं ना लोकल मैक्सिमम मिनिमम, उनको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं? स्टेशनरी पॉइंट 3 तरह के होते हैं। एक होता है लोकल मैक्सिमा वाला, एक होता है लोकल मिनिमा, और एक होता है पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। 3 तरह के होते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और फिर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इनको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। इनको स्टेशनरी पॉइंट नाम भी क्यों दिया गया? उसका रीजन ये है, जैसे मान लो एक कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू fx, और उसका मैंने कर्व बनाया तो कुछ ऐसा बना। ठीक है, लेट्स से ऐसा कर्व बना। ठीक है, और मैंने ये पॉइंट ले लिया भाई, लेट्स से x इक्वल टू a, और मैंने कह दिया ये ले लिया x इक्वल टू b, और इन पर जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं y की या फंक्शन की, लेट्स से वो है f a की वैल्यू लेट्स से 3, और यहाँ पर ले लेते हैं f b की वैल्यू नीचे है -2। ठीक है, ऐसा ले लिया। और यहाँ पर भी एक ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं, x की वैल्यू लेट्स से है c, और f c की वैल्यू है कितनी? लेट्स से 10। ठीक है, ये वैल्यूज ले ली मैंने। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्या पूछा मैंने, और ये लास्ट इस पॉइंट पे भी ले लेता हूँ, चलो इस पॉइंट पे भी ले लेते हैं। x की वैल्यू d और f d की वैल्यू लेट से है 1। ठीक है, ओके, ये दिया हुआ है। अब मैंने पूछा आपसे कि इसमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर है तो सबसे पहले स्टेशनरी जो पॉइंट होते हैं उनको स्टेशनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप, मतलब टेंजेंट बनाऊंगा, तो उसका स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो तुम्हें दिख रहा होगा कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं। ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल टू a पर, और एक होगा ये वाला पॉइंट b, जहां पर x इक्वल टू क्या है? c। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जहां पर टेंजेंट का जब मैं स्लोप बनाऊंगा तो क्या आएगा? उसका स्लोप 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसलिए जब भी आप करते हो ना फॉर लोकल मैक्सिमम मिनिमम, तो आप क्या लिख देते हो? फॉर लोकल मैक्सिमम मिनिमम f डैश x या dy बाई dx क्या करते हो? 0 रख देते हो आप, है ना? ये करते हो ना? Yes, sir. तो ये हो गया आपका स्टेशनरी पॉइंट के लिए कंडीशन। क्या कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy बाई dx हमेशा क्या होगा? ये f डैश x क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा जरूर नहीं है कि जो लोकल मैक्सिमम मिनिमा है वही होगा।
तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर दो क्या है, लोकल मैक्सिमा है, दिख रहे हैं? ये आपके दो लोकल मैक्सिमा है, एक यहां पर भी और एक यहां पर भी है, लोकल मैक्सिमा जो बम्प आए हैं ऊपर की तरफ। और जो नीचे वाला बम्प होगा, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या है, एक स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन ये क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। क्या होगा? लोकल मिनिमम। और यहां पर भी आपका dydx क्या है, 0 है। यहां पर भी आपका dydx 0 है और यहां पर भी dydx 0 है। तो स्टेशनरी पॉइंट पर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। बम्प ऊपर की तरफ बनाए तो वो मैक्सिमम वाला होगा, लोकल मैक्सिमम। और अगर नीचे की तरफ बनाए कर्व पर तो क्या होगा, लोकल मिनिमम। मतलब बेसिकली टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, कहां कहां पर टर्निंग पॉइंट होते हैं वहीं पर हमारे मैक्सिमम मिनिमम बनते हैं, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, इनको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अब ये तो पता लग जाएगा कि लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर है, क्योंकि डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन उनका बिहेवियर कैसे पता लगेगा जो हमने निकाले हैं? मान लो 3 पॉइंट आए, एक ये वाला पॉइंट आया, एक ए पॉइंट आया, एक बी पॉइंट आया। तो तीनों पॉइंटों पे मेरा क्या है, जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आ गया। तो अब मेरे को ये जानना है कि इनमें से ए बी सी में से कौन सा मैक्सिमम वाला था, कौन सा मिनिमम, क्योंकि मैंने ग्राफ तो नहीं बनाया, हर एक का मैं ग्राफ बना भी नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, दो टेस्ट होते हैं इसके। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपने dy by dx निकाला, पहले तो उसको 0 रखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाल लिया, लेट से आपकी x की वैल्यूज आ गई 0 रखकर, a b या कुछ भी आ गया, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है मेरा, क्या आ रहा था, a, और एक आ रहा है, इसको भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट से ये पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू लेट से e, और e की वैल्यू भी गिवन है, लेट से कितनी, 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो a e और एक आ गया c, तो a e और c, ये 3 पॉइंट आ गए क्रिटिकल जब मैंने क्या करा, f डैश x को 0 रखा। क्लियर है सभी को? यस सर। e, a और c, ये 3 बम्प वाले जो पॉइंट लिए मैंने, स्टेशनरी पॉइंट, ये 3 पॉइंट आए मेरे a, e और c। अब इन तीनों पॉइंटों पे मैंने क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन लिया, f डैश x का साइन डायग्राम बनाया। साइन डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं, साइन डायग्राम f डैश x का, ध्यान रखना। तो जो तुम्हारा f डैश x आएगा, जो भी फैक्टराइज करके आ रहा होगा, जिसको आपने 0 रखा था, वो फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। और फिर आपने वही चीज, जैसे आप इनइक्वालिटी टेस्ट करते थे, एक बार a से छोटा, एक बार a से बड़ा और e से छोटा, फिर e और c के बीच में, और एक बार c से बड़ा। तो आपने जब लिया तो आपके मान लो साइन ऐसे आ गए, जैसे इसमें बम्प ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अच्छा मुझे सोच के बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और टेंजेंट बनाता हूँ जस्ट a से पहले, तो उसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। ये हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर a के बाद यहाँ पर लेके बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, राइट? ये क्लियर है सभी को? यस ठीक है सर। भाई, क्योंकि देखो ना, ऐसा तुम्हें याद होगा ना कि अगर टेंजेंट ऐसे बन रही है और ऐसे बन रही है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा नेगेटिव, और पहले वाले का क्या होगा, एक्यूट, तो वो पॉजिटिव होगा। तो यानी कि जो ग्राफ है, मतलब यहाँ पर जो f डैश x आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा और यहाँ पर नेगेटिव। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, किसका साइन, f डैश x का, fx का नहीं, f डैश x का, तो फिर वहां पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा। मतलब जो f डैश x है वो पॉजिटिव आ रहा था, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन था। मतलब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा नहीं बात, कि f डैश x अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद जैसे ही a के बाद e के आगे चला गया, मतलब a के बाद आगे जाते हैं तो फंक्शन डिक्रीज होने लगता है, और जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब बम्प ऊपर की तरफ बनेगा, तो समझ में आया कि लोकल मैक्सिमा होगा। क्लियर है सभी को? आया भाई? यस सर। और ई पॉइंट पे क्या होगा, ई पॉइंट पे क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है साइन चेंज, तो लोकल मिनिमा होगा। और फिर सी पॉइंट पे दोबारा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? तो अगर f डैश x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो लोकल मैक्सिमा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो f डैश x का साइन ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्न कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो वो पॉइंट कैसा होगा, एट x इक्वल टू ए पॉइंट पर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, और दूसरे में क्या होगा, लोकल मिनिमा। क्लियर है? तो ये पता लग गया लोकल मैक्सिमा निकालने का तरीका। एक तरीका तो ये हुआ, एक और तरीका होता है, कौन सा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
सेकंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि अगर डबल डेरिवेटिव कराओ, अगर पॉजिटिव आता है तो लोकल क्या होगा, मिनिमा होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको लगेगा लोकल मिनिमम में ऐसा क्यों कि पॉजिटिव आ गया डबल डेरिवेटिव, और लोकल मैक्सिमा में क्या आ रहा है, लेस देन 0, उसका रीजन क्या है? किसी को समझ में आया ये बात, ऐसा क्यों? बताओ भाई, नहीं आई समझ में, देखो क्यों होता है, ध्यान से देखना। ये पॉइंट था हमारा x इक्वल टू ए, ये लेट्स से था x इक्वल टू ई। देखो क्या हुआ, जब बम्प ऊपर की तरफ बनता है इस ए पॉइंट पर, तो यहां पर टेंजेंट का स्लोप क्या था भाई, पॉजिटिव था। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा, क्यू पॉइंट पे चला गया मैं, थोड़ा सा और आगे चला गया, अब ऐसा होगा, क्यू पॉइंट यहाँ आ गया है ना, और फिर और आगे जाऊंगा आर पॉइंट, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आर पॉइंट पे, और जैसे ए पॉइंट पे आऊंगा तो टेंजेंट का स्लोप एग्जैक्टली 0 हो जाएगा ना। ठीक है भाई। अच्छा, अब सोच के बताओ, पी क्यू आर और ए, ये जो चारों पॉइंट लिए मैंने, पी क्यू आर और ए, तो पी पर, क्यू पर, आर पर और ए पर सबसे ज्यादा स्लोप कहां पर दिख रहा है तुम्हें? P. सबसे ज्यादा पी पर दिख रहा है ना, क्योंकि पी पर सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन है, क्योंकि टेंजेंट देखो क्या हो रही है, टेंजेंट ऐसे थी, फिर ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ पी पॉइंट से ए पॉइंट तक, तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली ए पर जाकर क्या हो गया, 0 हो गया, और फिर नेगेटिव में टर्न कर जाएगा, है ना। तो ए पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो 0 है, और उससे पहले जो स्लोप था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था? आपने आपने क्या बोला, आपने बोला कि पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो Yes. स्लोप पॉजिटिव है उसका टेंडेंसी, वो उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? क्योंकि जब हम डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, जब हम ये बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, तो उसका मतलब होता क्या है, उसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, यही तो मतलब होता है उसका, है ना। तो Yes, बेसिकली sir. डबल डेरिवेटिव का तो मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, डेरिवेटिव Yes. ऑफ स्लोप हो गया। तो अगर स्लोप का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है कि डेरिवेटिव का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, है ना। तो अगर स्लोप का डेरिवेटिव करने पे नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि स्लोप जो है वो है तो पॉजिटिव, लेकिन स्लोप जो है डिक्रीज हो रहा है ना। ये बात समझ में Yes. आई? तो अगर ये पॉइंट आपने बोला था मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा में हमने ये चीज सीख ली कि अगर कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है तो उससे पहले जो स्लोप का जो चेंज है वो क्या हो रहा होगा, कम होता जा रहा है, जो रेट ऑफ चेंज है स्लोप का वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन होता जा रहा है, इसलिए लोकल मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर है बात? ठीक है भाई, क्योंकि मैक्सिमा पॉइंट पर, मैक्सिमा वाले जो ए पॉइंट है उस पॉइंट पर पी से ए तक बढ़ने पर मेरा जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव है, पी पर भी पॉजिटिव है, क्यू पर भी पॉजिटिव है, आर पे भी पॉजिटिव है, ए पे जाके 0 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सारा पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही जो ये मैं पी क्यू आर ले रहा हूं पॉइंट, तो जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब पहले ज्यादा था फिर कम होता जा रहा है। तो अगर कम होता जा रहा है, और डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आप स्लोप का ही डेरिवेटिव कर रहे हो, तो अगर स्लोप कम होता जा रहा है, मतलब छोट कम, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो उसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, मतलब चलो इतना लॉजिकली वैसे लाइक जरूरत नहीं है, बट लाइक पता होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन इसकी आ जाएगी, क्योंकि कहीं पे डबल डेरिवेटिव लिखा होता है तो अब तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया। नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो सभी को पता था कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है किसी पॉइंट पर। अब आपको डबल डेरिवेटिव का भी मतलब पता लग गया। वैसे तो मुझे पता है कि सिंगल डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव करने पे डबल डेरिवेटिव आता है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अब समझ में आया कि dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, और उसका भी डेरिवेटिव करने का मतलब है स्लोप का रेट ऑफ चेंज हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और स्लोप का रेट ऑफ चेंज अगर लाइक स्लोप कम होता जा रहा था तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो नेगेटिव आएगा। अब रेट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं होता कि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप का रेट नेगेटिव आने का मतलब है स्लोप स्लो डाउन होता जा रहा है, मतलब स्लोप की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब एक आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रह गया। अब पॉइंट ऑफ, अच्छा वैसे लाइक या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कर देना या सेकंड डेरिवेटिव से कर देना, लेकिन क्या होता है ना, कई बार, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है, और कुछ बच्चों को लगता है कि डबल डेरिवेटिव 0 होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। 90% केसेस में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, पर वो श्योर शॉट नहीं है, मतलब तरीका सही नहीं है। तो कौन से टेस्ट से करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उसके लिए आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा
मैंने बताया था स्टेशनरी पॉइंट के लिए 0 होता है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 आएगा। ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए मान लिया x इक्वल टू p पॉइंट था कोई, तो उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जब आप वो लोगे p पॉइंट लोगे और साइन डायग्राम बनाओगे, साइन डायग्राम फॉर f डैश x, तो वो ऐसा आएगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा या क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन डायग्राम बनाया, अगर वो जैसे हमने ऊपर करा था, ऊपर मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो साइन डायग्राम है वो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है किसी पॉइंट के अबाउट, जो भी क्रिटिकल पॉइंट था, अगर उसके अबाउट ऐसा हो जाता है तो फिर वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव ज्यादातर 0 आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते कि होगा। तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को जज करने का तरीका एक ही है कि मतलब तुम क्या करना, अगर मान लो तुम्हें जैसे इजी क्या लगता है तुम्हें, भाई डबल डेरिवेटिव इजी लगता है मुझे, कि डबल डेरिवेटिव निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो डायरेक्टली बोल दो, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने टेस्ट ही नहीं करा। लेकिन अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिर अब गड़बड़ होगी। अब वो कह नहीं सकते कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम भी हो, क्योंकि देखो जो मैंने ये भी बोला है ना कि मान लो आपने क्या करा, डबल डेरिवेटिव करा किसी चीज का, और वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो आप बोल दो कि मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आ गया तो आप बोल दो कि मैक्सिमम है, और 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, अब 0 आने पर वो मैक्सिमम वाला भी हो सकता है, मिनिमम वाला भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दूं एक, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, चलो इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, 4x क्यूब आएगा। आपने 0 रखा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर सीपी क्रिटिकल पॉइंट, तो आपका x आ गया 0, भाई क्यूब रूट 0 का करोगे 0 आएगा। अब ये जो 0 है, अगर मैं इस पर डबल डेरिवेटिव निकालूं तो देखो क्या आएगा, 12x स्क्वायर, और डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 रखा तो क्या आ गया, 12 इंटू 0, 0 ही आ गया। अब 0 जो है, ऐसा लग रहा है कि 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, नहीं, अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम वाला भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता था, एफ डैश एक्स का क्या करो, साइन डायग्राम बनाओ क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो 0 से एक बार कम लेना कुछ भी, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव में रखने पर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, और राइट साइड पे लूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। Positive. और नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मैक्सिमम है मिनिमम है, So, minima. लोकल लोकल क्या है ये, मिनिमा। Minima. मिनिमा है, मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, मतलब जो हमें लग रहा था। तो कई बच्चे सोचते हैं कि डबल डेरिवेटिव करने पर अगर आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, और पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मिनिमम। तो ऐसा भी शॉर्ट नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो सबसे लाइक परफेक्ट मेथड निकालने का, ठीक है। और इसका ग्राफ से भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, देखो एक्स वाई इक्वल टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं तो ग्राफ आपको पता है पैराबोला ऐसा बनता है, और अगर वाई इक्वल टू एक्स की और 4 लिख दूंगा तो भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना, ऐसा ही बनेगा ना, और 0 0 से पास होएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट मिनिमा ही तो है, लोकल मिनिमा, तो इससे नीचे नहीं गया ना पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमम, मैक्स और मिनिमम से अगर मुझे जज करना है तो लोकल मिनिमा ही तो है, दिख रहा है साफ टर्निंग पॉइंट। क्लियर है? यस सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता है कैसा दिखता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखता कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा दिखता है। अब ये टर्न करके ऊपर जाना चाहिए था, पर ये ऊपर नहीं गया, पता क्या हो गया, यहीं से नीचे चला गया। तो देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ इस पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एक्स इक्वल टू जो भी पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ क्या है, इन्फ्लेक्शन। क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हुआ, पी पॉइंट, इससे अगर मैं राइट पे टेंजेंट बनाऊं तो उसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। Yes, और sir. अगर इसके लेफ्ट में बनाता हूं तो भी स्लोप कैसा आ रहा है, अभी भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के राइट और लेफ्ट में हमेशा क्या करेगा, साइन सेम रखेगा, या तो नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है? Yes, sir. मतलब इस पॉइंट से ना क्या होता है, ग्राफ दोबारा जैसे पहले डिक्रीजिंग था अगर, तो उसके बाद भी फिर डिक्रीज होने लगता है नीचे, इंक्रीज होने की जगह, ठीक है। तो ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट, ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है कि ग्राफ वहीं से दोबारा अपनी सेम डायरेक्शन पकड़ लेता है घूम के, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। कुछ और बातें जो याद रखनी है तुम्हें। अच्छा, अब आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। अब भाई अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो क्या करते हैं, तरीका क्या है,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, चलो पहले अगर ग्राफ से पूछ लेता हूँ, ये जो मैंने ग्राफ बनाया था इसी चीज के लिए बनाया था, इस ग्राफ को देखकर मुझे बताओ लोकल मैक्सिमम और मिनिमा तो निकाल लिए, 3 आ गए ए सी और बी पर, मैक्सिमम और मिनिमा ये भी पता कर लिया कि कहां पर है। अब मुझे इस ग्राफ को देखकर बताओ, अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू डी से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब वो फंक्शन जो दिखाएगा ना, वो जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वाला क्वेश्चन आएगा वो हमेशा क्या करेगा, फंक्शन को बाउंड करके दे देगा कि a से लेकर b तक बताओ, या जो भी पॉइंट लिखे होंगे 1 से 3 तक या 2 से 5 तक, उसमें बताओ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कितना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का मतलब होता है, हो सकता है कि जो बम्प आए हैं वहीं पर ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, और हो सकता है कि जो सबसे लास्ट वाले पॉइंट है वहां पर, क्योंकि और बीच में कहीं नहीं होगा, या तो भी कहां पे होगा, एक ये पॉइंट हो सकता है लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का, ये जो बम्प आया था सेकंड ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये, इनके अलावा कहीं नहीं हो सकता, और कहीं पे नहीं आएगा। या तो वही लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे ही सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू आएगी, या फिर जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं डी और बी, वहां पे आएगा 1 और 5 पर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकाल के 0 रखूंगा, एफ डैश एक्स 0 निकाल के मेरे क्या निकल जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट निकल जाएंगे। तो 3 स्टेशनरी पॉइंट आ गए, क्या क्या आ गए, ए आ गया, ई आ गया, और यहां पर सी आ गया था, ये 3 पॉइंट आ गए। तो या तो मैं कहूंगा फंक्शन की वैल्यू यहां पर ही सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम होगी, या फिर एक दो और मेरे पास चॉइसेस है, क्या, डी और बी। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं निकालना कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। तो मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फाइंड क्या करना है, पहले dy बाई डी एक्स निकालो, और क्या करो dy बाई डी एक्स को सेकंड स्टेप में क्या करोगे, पहला स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, 0 रखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। मान लो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारे आ गए, ए आ गया, डी आ गया, और बी आ गया, या ई आ गया, जो भी आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, ऑल्सो टेक एक्सट्रीम पॉइंट्स, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो भी ले लेना, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स दे रखे हैं वो भी ले लेना भाई, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट मान लो दे रखे हैं तुम्हें, क्या, सी और ई, ये भी ले ले। तो अब बस क्या करना है तुम्हें, नाउ जो आपको फाइंड करना है वो ये करना है, एफ ए निकालना है, एफ बी निकालना है, एफ सी निकालना है, एफ डी निकालना है, और एफ ई निकालना है। इन सब में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी फंक्शन की वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगी, और जो सबसे कम होगी एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। इसमें कोई भी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें ये नहीं बताना कि लोकल मैक्सिमम मिनिमा, हमें तो ये पता है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा होता है वो या तो एक्सट्रीम पॉइंटों पे होता है जहां पर फंक्शन कहेगा कि यहां से यहां चेक करके बताओ, या फिर जो लोकल मैक्सिमम और मिनिमा आते हैं वहां पर होगा। तो अभी ऊपर देखकर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कहां पर था एब्सोल्यूट मैक्सिमा, बताओगे? इस वाले ग्राफ को देख के बता दो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां पर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां पर है भाई, सी, इस सी पॉइंट पे ना, यस सी पे, क्योंकि सबसे ऊपर गया वो लाइक पॉइंट, तो उस पे सबसे ज्यादा आ जाएगी वैल्यू, तो वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 10। तो अगर कोई तुम्हें बोले कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां पर है, तो मैं कहूंगा सी पर है, x इक्वल टू सी पर। लेकिन अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो कहोगे आप 10। इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बी बी पॉइंट पे होगी, और कितनी होगी, -2। क्लियर है? यस सर। तो एक तो मेरा आंसर वही आ गया जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे था, वही आंसर आ गया। और दूसरा आंसर जो आया, जो एब्सोल्यूट मिनिमा आई, वो लोकल मिनिमा पे नहीं आई, कहां पे आई, एक्सट्रीम पॉइंट पे आई। क्लियर है बात? यस सर। किसी को डाउट यहां तक बेटा? सर सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर मैक्सिमा या मिनिमा कोई इनफाइनाइट पर जा रहा है तब हम उनको नॉट डिफाइंड लिखेंगे? अगर क्या पूछता है, अगर मैक्सिमा या मिनिमा इनफाइनाइट पर जा रहा है तब उसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे? जाएगा ही नहीं यार। जब सबसे पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, एफ डैश एक्स को डेरिवेटिव करके तुम क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो या तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, है ना, यही होगा ना। जैसे सर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पूछा आपने, हाँ। तो उसने कहा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा लिखो। अच्छा, मैंने एक तो चीज ये बताई कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा जब भी बोलेगा ना वो ये वाला क्वेश्चन, उसमें आपको डिफाइन करके देगा, ऑन ऐसे बोलेगा, ऑन कहां से कहां तक, -10 से ऐसे कुछ बोल देगा, क्या, -10 से 5 ऐसे कुछ बोलेगा। एब्सोल्यूट वाला जो क्वेश्चन होगा ना वो बिना इंटरवल के आएगा ही नहीं। जैसे तुमने बोला ना कि सर इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले ग्राफ का तो ऐसा बनता है ग्राफ, तो इस वाले ग्राफ में एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो होएगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा जो तुमने।
अगर नहीं बताता तो वो क्या करता है, इंटरवल देता है, ठीक है। तो अब Okay, इंटरवल sir. देगा तो अब तो मैं फाइंड कर ही लूंगा फिर, है ना, क्योंकि अब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, आप 0 रखोगे तो x के लिए 0 आ गई, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और फिर मैंने कहा था आपको क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे एक बार फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और जो एक्सट्रीम पॉइंट है -10 और 5 पे निकालनी है। तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा है वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो अगर इंटरवल नहीं देता तो हाँ, फिर तो भाई बता ही नहीं सकते एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना है, मिनिमा तो पता लग जाएगा, क्योंकि मिनिमा जो होगा वो कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा, ठीक है। तो जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होगा वो आपको देगा इंटरवल, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 1। अच्छा, क्वेश्चन से पहले कुछ एक दो बातें और बता दूं इंपॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चन करते थे, आपने करे होंगे अभी, जब आपने डेरिवेटिव एप्लीकेशन डेरिवेटिव करा होगा तो उसमें कोन, सिलेंडर, मिक्स्ड फिगर वाले आ जाते थे कि एक कोन को स्फीयर में रख दिया, लार्जेस्ट बताओ उसका हाइट या रेडियस कितना होगा, रिलेशन बताओ। तो अब उन सभी फिगर के लिए आपको क्या करना है, कुछ फिगर्स जो है वो टिपिकल है, मतलब आप याद कर लो कि ये वाला रिलेशन बनेगा, नहीं तो क्या होता है पेपर में इतना दिमाग लगाकर हम कर नहीं पाते कई बार टाइम में। तो मान लो अगर कोई कहता है पहला टाइप, अगर कोई कहता है कि भाई अगर आपने एक स्फीयर के अंदर क्या करा, एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया है सबसे लार्जेस्ट, जिसका हमें वॉल्यूम या सरफेस एरिया कुछ भी बोल देगा कि मैक्सिमम करके बताओ कितना है। तो अब सबसे पहले अगर मैं कहता हूं जो सिलेंडर इंस्क्राइब किया मैंने एक स्फीयर के अंदर, स्फीयर मान लिया फिक्स्ड है, तो स्फीयर का जो रेडियस है वो मैंने क्या कर दिया, कैपिटल आर ले लिया, वो फिक्स्ड है, मतलब वो कांस्टेंट की तरह से है। और जो सिलेंडर है वो वेरिएबल है, अब सिलेंडर का रेडियस भी वेरिएबल है, सिलेंडर की हाइट भी वेरिएबल है। तो अब इन तीनों में एक मुझे रिलेशन निकालना है, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करते थे आपको याद होगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, तो डेरिवेटिव करने से पहले आर और एच को किसी, मतलब या तो आर के टर्म्स में लेके आओगे पूरा वॉल्यूम, या फिर एच के टर्म्स में लेके आओगे, राइट, ऐसे ही करते थे ना। Yes, sir. तो अब आर और एच में अगर एक ही टर्म में लेके आना है तो आप क्या करोगे, कैपिटल आर के साथ उसका रिलेशन निकालोगे। कैसे निकालोगे, आप वो याद रखना है कि भाई सिलेंडर अगर स्फीयर के अंदर ऐसे इंस्क्राइब करते हैं तो स्फीयर और सिलेंडर आपस में सिमेट्रिकल है, तो जो सेंटर होगा स्फीयर का वो जितना, मतलब सिलेंडर की हाइट ऊपर होगी उतनी नीचे होगी, तो ये h/2 होगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. और ये हो गया सिलेंडर का रेडियस, तो तीनों में एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालकर क्या करूंगा, यहां पे पुट कर दूं, और फिर मैं डेरिवेटिव कर लूंगा, है ना, एच के रिस्पेक्ट में। ये क्लियर है? Yes, sir. तो ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको, जैसे ये हो गया। फिर सेकंड ऐसा भी आ सकता है, मान लो अब की बार स्फीयर के अंदर हमने क्या इंस्क्राइब कर दिया, कोन इंस्क्राइब करा है, क्या कर दिया, कोन इंस्क्राइब करा है। तो फिर अब क्या होगा, अब क्या हाइट हाफ होगी या नहीं होगी, अब बताओ भाई, अब हाइट हाफ होगी कोन की या नहीं होगी? अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, ऊपर से तो कुछ भी स्पेस नहीं रहा, नीचे तो स्पेस रह गया। तो जो हाइट होगी कोन की वो सेंटर से, जो स्फीयर का सेंटर है उससे हाफ ऑफ नहीं होगी। तो मैंने मान लिया पूरी हाइट थी h, कोन की जो हाइट थी वो मान ली h है। तो फिर अगर मैं इस, अच्छा ये कोई बताएगा ये कितना होगा, ये तो कैपिटल आर ही होगा भाई, ये ठीक है। Yes, sir. तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, ये वाला पार्ट कितना बचेगा, स्मॉल h माइनस आर है ना। Yes, sir. और ये आपका रेडियस था कोन का, तो तीनों में रिलेशन आ गया ना, देखो फिर दोबारा h माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो फिर दोबारा आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल दोगे, जो कोन का रेडियस है उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। और फिर अगर वॉल्यूम प्रूव करना है मैक्सिमम या मिनिमम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आर स्क्वायर की वैल्यू दोबारा पुट कर दोगे, एच के टर्म्स में डायरेक्ट कर लोगे, और कैपिटल आर को क्या रखूंगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। फिर ऐसा कभी कभी ऐसा भी फिगर आता है कि एक कोन के अंदर एक फिक्स्ड कोन है, कोन हमारा फिक्स्ड है, और उस कोन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर इंस्क्राइब करा है, तो सिलेंडर वेरिएबल है। तो इस वाले केस में हम क्या करते थे, इस वाले केस में कैसे रिलेशन लेंगे, तो ये मान लिया स्मॉल आर है इतना, ये कैपिटल आर मान लिया कोन का, ऐसी सिलेंडर की हाइट को हमने मान लिया स्मॉल एच, और भाई कोन की हाइट को मान लिया कैपिटल एच, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो इसमें तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है ये वाला, और एक बड़े वाला ट्रायंगल होगा, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, ये डी मान लेता हूं, और ये ई पॉइंट, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हो गया मेरा कौन सा, ए बी सी, और एक हो गया नीचे वाला ट्रायंगल ए ई डी। अब ये दोनों ट्रायंगलों में अगर मैं इस एंगल को, सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा ले लेता हूं,
तो टेन थीटा दो तरह से लिखा जा सकता है। टेन थीटा इक्वल टू हो सकता है क्या, स्मॉल आर अपॉन ऊपर वाला पार्ट कितना आएगा, ये वाला पार्ट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है ना, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ये तो हो गया स्मॉल ट्राइंगल में, जो ऊपर वाला एबीसी ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 की वैल्यू। और बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और डिवाइड बाय कैपिटल एच। तो दोनों में जो रिलेशन निकालना था स्मॉल आर और स्मॉल एच में और कैपिटल आर कैपिटल एच में, वो निकल गया ना। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, जो कोन का रेडियस है, सॉरी सिलेंडर का जो रेडियस है वो निकल गया, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच। ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे दोनों, और यहाँ पर एच माइनस एच। अब तुम्हें जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो भी लेना है, उसमें स्मॉल आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, तो फिर उसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल एच को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, जो कि हमारे कोन की रेडियस और हाइट है। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, Yes, sir. ठीक है। तो ये आपको पहले से मतलब ये पता होना चाहिए, ताकि पेपर में इतना लगे दिमाग 10 थीटा लेना है, क्या लेना है, ये इतना दिमाग नहीं लगाना पड़े। ठीक है, मतलब कुछ टिपिकल फिगर है तो उनका तो याद रखो कम से कम। ठीक है, क्लियर है भाई सभी Yes, को? sir. Yes, अच्छा, sir. कभी कभी क्वेश्चन आता है, बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तुम्हारे 9th-10th में तुम करते थे ऐसे क्वेश्चन, थोड़े से कंफ्यूजन। जैसे कह देता है एक सेक्टर का पेरीमीटर, जब बोलते हैं ना सेक्टर का पेरीमीटर, तो सेक्टर तो पता है तुम्हें, सभी को पता होगा सेक्टर कुछ ऐसा होता है, ये एंगल मान लिया थीटा, ये रेडियस होते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ये तो लेंथ ऑफ आर्क होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन जब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला है, क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का पेरीमीटर जो होगा वो एक लेंथ ऑफ आर्क भी आएगी उसमें, और क्या आएगा, 2r भी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी तो आएंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे एक बार क्वेश्चंस ट्राई करना, मैक्सिमम मिनिमम के ये वाले क्वेश्चंस मैंने जैसे फिगर बता दी थोड़ी सी। बाकी टेंशन नॉर्मल की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैक्सिमम के कुछ क्वेश्चंस करके जो आए हुए तुम्हारे जेई वगैरह में टाइप, वो क्वेश्चन डिस्कस करके फिर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर क्लास मत बंद कर। हाँ हाँ, नहीं कर रहा अभी, मेरे को आज पता था। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है क्या करना है? Yes, sir. Yes. Yes. ओके, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। एक सेकेंड।